हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर एक मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे और यह समझेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीक़ों में पूछा जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्कस इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, या फिर इफ़ देयर हैज़ बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन पार्टीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन, देन वेदर any party to a marriage can file a petition for dissolution of marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage, and if yes, then under which section of Hindu Marriage Act 1955, या फिर if there has been no restitution of conjugal rights between parties for a period of 1 year after passing of a decree for restitution of conjugal rights, then whether any party to a marriage can file a petition for dissolution of marriage on the ground of irretrievable breakdown of marriage, and if yes, then under which section of Hindu Marriage Act 1955। जब भी हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हम इसके आंसर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम यह बताएंगे कि शादी के बाद भी पति पत्नी के पास यह अधिकार रहता है और किसी भी पार्टी को कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे यह राइट ब्रीच हो, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी का यह राइट वायलेट होता है तो वह पार्टी डिवोर्स के लिए कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकती है। इसके बाद हम सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को इन जनरल बताएंगे और यह बताएंगे कि यह गिल्ट थ्योरी पे बेस्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में थ्योरी ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 क्लॉज 1A के ज़रिए ऐड किया था। इसके बाद हम सेक्शन 13 क्लॉज 1A के ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे और यह बताएंगे कि अगर कोई भी पार्टी कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए पटिशन फाइल करती है और कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को ग्रांट कर देती है और उस डिक्री के ग्रांट होने के 1 साल या उसके बाद भी देयर हैज़ बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन और देयर हैज़ बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इस केस में कोई भी पार्टी कोर्ट में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पटिशन फाइल कर सकती है इस इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर। इसके बाद हम यह बताएंगे कि कैसे यह इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी गिल्ट थ्योरी से अलग है। अकॉर्डिंग टू गिल्ट थ्योरी, हम किसी पार्टी की लाइबिलिटी को अराइज करते हैं और जो पार्टी कोई भी इल्लीगल या फिर इमोरल एक्ट कमिट करती है उसको पनिश करते हैं। बट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की थ्योरी के अनुसार हम किसी भी पार्टी की ना ही कोई लाइबिलिटी अराइज करते हैं और ना ही किसी पार्टी को उसके इल्लीगल या फिर इमोरल एक्ट के लिए पनिश करते हैं, बल्कि इस थ्योरी का जो मेन एम है वो दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि किसी भी पार्टी को पनिश करना है। दोनों थ्योरीज़ के डिफरेंस को बताने के बाद हम इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मीनिंग बताएंगे और इसका जो बेसिक पर्पस है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि अगर पार्टीज़ के बीच में जो मैरिज है वो बिल्कुल टूट जाती है और उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की
कोई भी संभावना नहीं रहती है और वे दोनों पार्टीज़ आपस में रहना ही नहीं चाहती हैं, उस केस में वो एक दूसरे से इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। और अगर कोई भी पार्टी इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स क्लेम करती है तो कोर्ट इस केस में ना तो किसी पार्टी की लाइबिलिटी को अराइज करेगा और ना ही किसी पार्टी को उसकी गलती के लिए पनिश करेगा, क्योंकि इस केस में कोर्ट का जो मेन काम है वो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इस तथ्य को प्रूव करने के लिए हम मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे कोर्ट तब डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है जब शादी पूरी तरह से टूट जाती है और उसमें कोई भी भावनाएं नहीं रहती और पार्टीज़ इसकी वजह से कभी भी साथ नहीं रहना चाहती। इस जजमेंट को डिस्कस करने के बाद हम यह समझाएंगे कि जब कोई भी पार्टी जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए पटिशन फाइल करती है और कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री को ग्रांट कर देती है, तब उसके बाद दोनों पार्टीज़ का यह कर्तव्य है कि वे कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करें और अपने मध्य में जो भी डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करें। परंतु अगर कोई भी पार्टी ऐसा जानबूझकर नहीं करती है और इसके अलावा कोई और मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट करती है तो वह पार्टी खुद इस ग्राउंड पे डाइवोर्स को क्लेम नहीं कर सकती। इस तथ्य को समझाने के लिए हम अपने आंसर में हीराचंद श्रीनिवास वर्सेस सुनंदा के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी पार्टी मैट्रिमोनियल ऑफेंस को कमिट करती है और जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री को फॉलो नहीं करती है तो कोर्ट इस केस में सेक्शन 13 क्लोज 1A को सेक्शन 23 क्लोज 1 सब क्लोज A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के साथ रीड करके उसकी पटिशन जो उसने इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड के आधार पर फाइल की थी उसको रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कि अगर पार्टीज़ अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं करना चाहती हैं और जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहती हैं, उनके बीच में जो मैरिज है वो बिल्कुल टूट चुकी है और वे साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो इस केस में कोई भी पार्टी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर सेक्शन 13 क्लोज 1A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डाइवोर्स क्लेम कर सकती है और वह कोर्ट जिसमें यह पटिशन फाइल की गई है वह दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डाइवोर्स को ग्रांट कर देगी। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसके आंसर को इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आती हैं और आप इन क्लासेस को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।